जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक से वो ट्रेनर हैं। शांतिपूर्वक महापड़ाव रखा गया था, फिर वो महापड़ाव पथराव और लाठीचार्ज में क्यों बदला गया? सीन लेना चाह रहे हो या वो फोटो, तो कुछ फोटोग्राफर तेज गति से भागे, तो उनके पीछे शायद पुलिस वाली जो फोर्स खड़ी थी, उन्होंने सोचा कि शायद तो आपकी क्या मांगे थी? जो डीएनटी समाज है जिनके नामों में बहुत विसंगतियां हैं, 10% आरक्षण दिया जाए। आपका खेत है, आपके खेत के अंदर अगर छोटी छोटी क्यारी बना के आप पानी देते हो तो पड़ोसी के खेत को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। सरकार ने आज तक जितनी भी योजना बनाई है देश आजाद होने के बाद में, भाई राकेश आप नजर उठा के देख लो, सब योजनाएं स्थायी लोगों के लिए हैं, अस्थायी लोगों के लिए कोई योजना नहीं है। डीएनटी और एमबीसी आरक्षण, जो इसमें क्या फर्क है सर? कई लोगों का मानना है कि हमें डीएनटी में क्यों धकेला जा रहा है, क्योंकि हमें तो एमबीसी आरक्षण पहले से ही ऑलरेडी मिला हुआ है। एमबीसी आरक्षण जो है एक प्रकार की सांत्वना देने वाला आरक्षण था कि एमबीसी आरक्षण जो है 500 रुपए का नोट है, वो जयपुर में तो चलता है पर वो दिल्ली में नहीं चलता। 78 साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है देश आज़ाद हुए, तो सर ये पिछड़ी हुई जातियाँ क्यों है अभी तक? संगठित होना बहुत मुश्किल था, समाजों में शिक्षा की कमी थी और ये मुख्य धारा से वैसे ही कटे हुए थे जंगलों से, और जंगल आधारित इनका जीवन था कि इनकी आज हालत बद से बदतर है। तो कई जगह विरोध भी होते हैं। आंदोलन के अंदर अनेक प्रकार के लोग होते हैं। कई बार जो लोग जो है वो नए होते हैं, वो आंदोलन की थीम को नहीं समझ पाते हैं और कई लोग उत्तेजित हो जाते हैं। जैसे बाल राय की जो घटना हुई ना, इसको लोग अलग अलग तरीके से जोड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, भीड़ उनके पीछे पड़ी, पुलिस वाले फिर उनके पीछे भागे, कुछ आगे से भागे और देखते देखते हुए एक कॉल के ऊपर पूरा कंप्लीट भीड़ जो है वापिस पंडाल के अंदर आ गई। सर जो जयपुर में मीटिंग होने जा रही है, तो अगर आपकी बात नहीं मानी जयपुर की मीटिंग में, तो फिर आप क्या करेंगे? आप लाल सिंह साहब जो है बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, उन्होंने जितने भी जो विपरीत परिणाम है वो सब पहले उन्होंने आकलन करके रखा हुआ है। आप देखिए बाल राय में आंदोलन हुआ, वहां पे 6 स्टेट बैठे थे, अभी तो राज्य स्तर का आंदोलन है। अगला अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो यही भीड़ यही मांगे, हम इस इश्यू को राष्ट्रीय इश्यू बनाएंगे और अगला आंदोलन हमारा दिल्ली में होगा। नमस्कार साथियों, हमारे एक और धमाकेदार नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। साथियों आज हमारे राकेश देवासी पॉडकास्ट में नए गेस्ट है भिक्खू सिंह जी रायका, जो रिटायर्ड आईबी से भी हैं और साथियों ये आर्मी में भी रहे हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना कीमती समय निकाला, आप हमारे राकेश देवासी पॉडकास्ट में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राकेश। सर सबसे पहले हमारी ऑडियंस को आप अपने बारे में बताएं, इंट्रोडक्शन आपके बारे में। मैं जो आर्मी मेडिकल कोर को बहुत यंग एज के अंदर ही 17 साल का था तो ज्वाइन किया था। वहाँ से आर्मी में 30 साल आर्मी मेडिकल कोर में सेवा करने के उपरांत मैं जैसे रिटायर हुआ तो आईबी में एज ए सीआई मेरा सिलेक्शन हुआ और वहाँ से जो है मैं डीवाईएसपी बन के रिटायर हुआ। आईबी में भी मैंने जो है लगभग 13 साल नौकरी की। तो भारत के राष्ट्रवाद को, भारत की सामाजिक व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को मेरे को बहुत नज़दीक से देखने और समझने का मौका मिला। रिटायरमेंट होने के बाद में मैंने ये सोचा कि भाई अब थोड़ा सा कुछ लेखन करेंगे, कुछ समाज हित में कुछ लिखेंगे। पर लाल सिंह जी का साथ और सहयोग मिलने के बाद में मुझे ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, मुझे भी इस आंदोलन में कूद जाना चाहिए और लाल सिंह जैसे लोगों के साथ में मिलके उनको अगर अपन सफलता नहीं देंगे तो शायद समाज में एक नई जागृति नहीं आएगी। और जिस समाज की मैं बात कर रहा हूँ वो एक डीएनटी समाज है, उसमें बहुत से पीड़ित समाज हैं जिनका एक बहुत बड़ा वर्ग है, जिनकी पीड़ा को मैंने एयरपोर्ट पे रहते हुए समाज के देश के विभिन्न भागों में सेवा करते हुए बहुत नज़दीक से उनको देखा है। और शायद हमारी सरकारों ने उन और ध्यान नहीं दिया या वो लोग कभी संगठित होकर के कोई आवाज़ किसी के नेतृत्व में नहीं बनी, इसलिए वो आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इसलिए मैं लाल सिंह जी के साथ इस आंदोलन में सहयोगी के रूप में आया। सर जो बालराय के अंदर, पाली के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, महापड़ाव रखा गया था 7 नवंबर 2025 को, तो सर वहाँ पर आप भी मौजूद थे, आंखों देखा हाल आपने देखा ही होगा वहाँ पर क्या क्या हुआ। और सर हमारी जनता जानना चाहती है, कई लोगों को पता भी नहीं है कि डीएनटी क्या है, तो उसके बारे में आप ज़रूर बताएं कि डीएनटी क्या है और वहाँ पर महापड़ाव क्यों रखा गया और काफ़ी पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बना रहा
और अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और 26 तारीख जो डेट निकल कर के भी सामने आई है तो बड़ी वार्ता होगी, तो उसके बारे में भी आप बताएं। बिल्कुल राकेश भाई, बालराई आंदोलन जो और महापड़ाव जो था वो कोई इत्तेफाक से नहीं हुआ था। इसका नेतृत्व जो है ना राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी आरक्षण संघर्ष समिति कर रही है, और दोनों का ही नेतृत्व है हमारे लाल सिंह जी रायका साहब कर रहे हैं। लाल सिंह रायका साहब को समझने से पहले हमें उनके व्यक्तित्व को समझना पड़ेगा कि एक उत्कृष्ट शिक्षाविद, एक अच्छे बैंकर्स जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक से वो ट्रेनर हैं, बहुत उच्च शिक्षाविद हैं, उन्होंने इसका नेतृत्व लेने के बाद में इस पूरे आंदोलन को एक नई दिशा दी है। ये आंदोलन संवैधानिक तरीके से चल रहा था। हमने जो है पिछले 8 महीने से अलग अलग जिला स्तर के ऊपर हर जिला कलेक्टर को अपनी मांगों का ज्ञापन दिया और सरकार से सिर्फ वार्ता के लिए चाहे कि सरकार हमें वार्ता पे बुलाए, हमारी बातों पे ध्यान दे। लेकिन समय गुजरता गया, हम आंदोलन करते रहे, हम लोगों को जोड़ते रहे, लोगों को अपनी जो है दर्द बयां करते रहे, लोग जागृत हो गए। और जब 4 बड़े आंदोलन करने के बाद में भी सरकार ने अपनी आंखें नहीं खोली और इस राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी संघर्ष समिति से बात करना उचित नहीं समझा, आखिर में ये निर्णय लिया गया कि अब महापड़ाव करना होगा और हम जब तक सरकार वार्ता के लिए राजी नहीं हुए तब तक हम वहां से नहीं उठेंगे। हमारा ये जो आंदोलन था ये एकदम संवैधानिक तरीके से था, पर कहीं कहीं से शायद सरकार से चूक हुई कि उन्होंने माचिस और पेट्रोल को एक जगह रखा और आंदोलन थोड़ा सा उग्र हुआ। सरकार ने समझा, शायद सरकार ने महसूस किया कि उनकी गलती है, आखिर वो वार्ता के लिए राजी हुए। उन्होंने कमेटी नियुक्त की, वार्ता के लिए डेट तय की, हमने अपना जो है संघर्ष आंदोलन वापस नहीं लिया, उसको स्थगित किया और हमारी जीत हुई। सर, जो लाल सिंह जी के काफ़ी पिछले आंदोलन भी उठा करके देखे जाए तो वहाँ काफ़ी शानदार आंदोलन हुए और सफल भी हुए, शांतिपूर्वक पूरे आंदोलन देखने को मिलते हैं। तो सर, बालराई में महापड़ाव के दिन उस दिन लाठीचार्ज क्यों हुआ? वहाँ पर ऐसी क्या सिचुएशन आ पड़ी कि वहाँ पर पथराव हुआ, आंसू गैस के गोले दागे, और वहाँ पर शांतिपूर्वक आंदोलन था, शांतिपूर्वक महापड़ाव रखा गया था, फिर वह एक तरह से जो महापड़ाव पथराव और लाठीचार्ज में क्यों बदला गया? तो ऐसा क्या हुआ, क्या कारण रहा, उसके बारे में आप ज़रूर बताएं सर। राकेश भाई, देखो मैं तो आईबी का अधिकारी रहा हूँ, तो वो सिचुएशन एक्चुअली में ऐसी थी कि हमारी तरफ से एक डेलीगेशन वार्ता के लिए तैयार किया गया था और वो पुलिस की टीम के साथ में जैसे ही प्रस्थान किया तो वहाँ कुछ पुलिस के लोग सिविल ड्रेस में थे और कुछ पत्रकार महोदय थे। तो शायद उनके दिमाग में ऐसा आया कि जाती हुई टीम का कोई सीन लेना चाह रहे हो या वो फोटो, तो कुछ फोटोग्राफर तेज गति से भागे। तो उनके पीछे शायद पुलिस वाली जो फोर्स खड़ी थी, उन्होंने सोचा कि शायद कुछ इंसिडेंट हो गया, तो वो भी रोड की तरफ भागे। जब 15-20 लोग भागे तो जो दर्शक युवा बच्चे जो दर्शक लॉबी में खड़े थे, उन्होंने सोचा कि रोड साइड में कुछ इंसिडेंट हो गई, तो वो भी एकदम से भाग लिए और ऐसे करते करते रोड के ऊपर एकदम से भीड़ जुट गई। और जैसे ही मतलब जो सीनियर लीडर्स को, लाल सिंह जी को और उन लोगों को पता चला तो उन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल में किया। लेकिन जो स्टार्टिंग जो थी वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जबकि उनकी योजना उस समय कोई भी रोड ब्लॉक करने की नहीं थी। जी सर, जो डीएनटी का महापड़ाव हुआ 7 नवंबर 2025 को बालराई के अंदर, तो आपकी क्या मांगे थी सरकार से? नहीं, हमारी 10 सूत्री मांगे थी। 10 सूत्री मांगों के अंदर मोटे मोटे तौर के ऊपर जो था, उनके नामों की, जो डीएनटी समाज है जिनके नामों में बहुत विसंगतियां हैं, तो सरकार को पहले ये बोला गया था कि सभी 32 समाजों के नामों की विसंगतियां दूर करें ताकि उनको चलने वाली डीएनटी के अंदर जो देय योजनाएं हैं उनका लाभ मिल सके। उनके नामों की अनेक विसंगतियां हैं, तो बहुत कम लोगों को जो है उसका लाभ मिलता है और 80% लोगों को सिर्फ नाम विसंगति की वजह से लाभ नहीं मिलता है। तो पहली मांग हमारी थी कि इनके नामों की विसंगतियां दूर करें। दूसरी जो हमारी डिमांड थी कि इनको जो है 10% आरक्षण दिया जाए। ये आरक्षण भी बहुत विचित्र आरक्षण है। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई हमें 50% से अलग, या जबकि रेन के आयोग ने तो ये बोला है कि अगर इनकी 50% से ज्यादा लिमिट जाती है तो भी इनको देना चाहिए। पर हम लोगों ने ये बोला है कि ऑलरेडी हम लोग डीएनटी के लोग कोई न कोई वर्ग के अंदर पहले से हैं। कोई एससी में है, कोई एसटी में है, कोई ओबीसी में है, कोई एमबीसी में है।
तो हम कहते हैं कि हम अगर राजस्थान में 15% हैं तो हमें 10% आरक्षण के अंदर आरक्षण दे दो। आप इसको यूं समझ सकते हैं कि भाई आपका खेत है, आपके खेत के अंदर अगर छोटी छोटी क्यारी बना के आप पानी देते हो तो पड़ोसी के खेत को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आपका खेत ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, पड़ोसी का खेत भी ना बढ़ेगा या घटेगा। तो हमारा जो आरक्षण की जो मांग है, ये जो आरक्षण का मॉडल है, ये किसी भी दूसरे अन्य समाज के ऊपर, अन्य समाज के लोगों के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव डालने वाला नहीं है। ये इस मॉडल को महाराष्ट्र सरकार जो है अपना चुकी है और लागू कर चुकी है। हम भी सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग डीएनटी के जिस वर्ग में हैं उनको उसी वर्ग के अंदर 10% आरक्षण उनको राजनीतिक, शैक्षणिक और नौकरी के अंदर आरक्षण देना चाहिए जी। इसके अलावा जो हमारी 10 सूत्री मांगों में था कि भाई ये समाज बहुत पिछड़े हुए हैं, कि सरकार को सबसे पहले हर आदमी कहता है कि भाई इन लोगों का विकास इसलिए नहीं हुआ कि ये शिक्षित नहीं है, भाई ये पढ़े नहीं है, आप पढ़िए। अरे ये हर इंसान को पता है, मजदूर को भी पता है पढ़ना चाहिए, पर पढ़ने के लिए बेसिक चीज है उसका घर। अरे जिसका घर ही नहीं होगा उसका बच्चा स्कूल में कैसे जाएगा। मेरे पास जो है ना आंदोलन के अंदर एक राकेश भाई कानबेलिया बैठा था, वो अपना समाज का एक ऐसा लड़का था जिसने मैट्रिक विद डिस्टिंक्शन पास किया। पर मैंने उससे पूछा कि भाई इससे पहले कितनी स्कूल चेंज करनी पड़ी, तो कह रहा अंकल मैंने मैट्रिक पास करने से पहले 86 स्कूल चेंज किए। आप इमेजिन करिए, वो तो राकेश था जिसने इतनी पीड़ा सहने के बाद में मैट्रिक पास कर लिया। जिस बच्चे को 10वीं पास करने से पहले 86 स्कूल चेंज करना पड़े, बताइए वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो सरकार को हम सबसे पहले यही कहते हैं कि हमें जो भी देना हो दीजिए, पर आप सबसे पहले देने से पहले हमारी प्रकृति समझिए। अब जैसे हाल ही में आज के अखबार में इन्होंने न्यूज निकाला कि हम सब जो घुमंतु अर्ध घुमंतु लोगों को जो है आवास देंगे। और आवास कहां देंगे, आवास बनाओगे कहां, हमारे पास तो जमीन ही नहीं है, हमें हमारा आवास कहां बना के दोगे आप। तो सबसे पहले सरकार को हमारी प्रकृति समझनी चाहिए कि भाई हम घुमंतु अर्ध घुमंतु विभुम समाज को आपने सभ्यता के साथ में रहने नहीं दिया। ऐसी परिस्थितियां आपने क्रिएट की कि हमारे हम दान पशु डेरों को लेकर के गोचर और अरण भूमि में बैठे हैं। आज 70 80 साल हो गई, आज आप हमें वहां से खदेड़ रहे हो कि वो वन भूमि है, आप गोचर भूमि में। आप हमारी प्रकृति समझिए। जिस प्रकार से पक्षी की एक प्रकृति है कि वो घोंसला पेड़ पे बनाता है, उसी प्रकार से हमारी प्रकृति है। राजा ने किला पहाड़ पे बनाया, वो भी वन गोचर भूमि में था, उसको भी रेगुलाइज किया। किसान ने अपना घर कृषि भूमि में बनाया, उसको भी सरकार ने रेगुलाइज किया। तो हम सरकारों से निवेदन कर रहे हैं कि आप पहले हमारी प्रकृति समझिए। हमें पहले स्थान निवास के लिए देखिए, अतिक्रमण और आवास में फर्क है। आप हमें पहले हम जहां हैं, जिस भूमि पे हम बैठे हैं, उसको आप एक विधेयक कृषि भूमि अधिनियम जैसा अधिनियम लाके एक दिन में आप हमें अपनी जगह का अधिपत्य दीजिए। उसके बाद में हम अपने आवास बना लेंगे, थोड़ा हमारे जीवन शैली में बदलाव आएगा, थोड़े हम स्थायी होंगे, हमारे बच्चे भी धीरे धीरे पढ़ जाएंगे, हम भी मुख्य धारा में आएंगे। पर जब तक आप हमारी प्रकृति को समझ के हमें पहले स्थायी नहीं करोगे, शिक्षा बाद की बात है, पहले हम स्थायीकरण के लिए कह रहे हैं। सरकार ने आज तक जितनी भी योजना बनाई है देश आजाद होने के बाद में, भाई राकेश आप नजर उठा के देख लो, सब योजनाएं स्थायी लोगों के लिए हैं, अस्थायी लोगों के लिए कोई योजना नहीं है। आपने रेवेन्यू विलेज भी सारे गांव है वो रेवेन्यू विलेज हैं, सारी सुविधा गांव तक जा रही है, पर हमारे डेरे तो मोबाइल है। हमें तो आपके पंचायती राज सिस्टम का एक पैसा भी हमारे पास नहीं जा रहा है। आज भी डेरों में हम पानी के टैंकर मोल गिराते हैं, हमारे पास ना पानी की सुविधा है, ना खाने की सुविधा है, ना दवाई की सुविधा है, ना बरसात और आंधी में से कोई बचाव की कोई सुविधा है। आज भी हम लोग बहुत विकृति में अपनी जीवन शैली जी रहे हैं। तो हम सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है, हम लोग कोई विदेशी लोग नहीं है। सबसे पहले आप हमारी प्रकृति समझिए और हमें मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसे नियम बनाइए ताकि हम लोग स्थायी हो जाएं और फिर स्वतः हमारा भी जो है ना विकास हो जाए।
सर राजस्थान में कहीं भी कोई भी घटना घट जाए, चाहे देवासी समाज के ऊपर वह घटना घटी हो, चाहे किसी और दूसरे समाज के ऊपर घटी हो वो घटना, तो लाल सिंह जी वहाँ पर उनको सूचना मिलती है जैसे ही लाल सिंह जी को, तो वह तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जा कर के जैसे उस भाई के लिए आवाज़ बन कर के खड़े होते हैं। तो ऐसा क्या कारण है, लाल सिंह जी में ऐसी क्या काबिलियत है, उनके बारे में ज़रूर बताएं आप, क्योंकि उनके साथ में रहते हो, ज़्यादातर आप को देखा गया है कि हमेशा उन्हीं के साथ में रहते हो, तो आपको थोड़ा ज़्यादा पता है। बिल्कुल राकेश भाई, आपने सही कहा। देखिए, सेवा और राजनीति में फर्क है जी, है ना। सेवा एक ऐसी चीज है, इसमें किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं है। जब तक आपको सेवा करने से आनंद आता है, इंसान को सेवा करनी चाहिए। जब वो थक जाए, हार जाए, सेवा में आनंद आना बंद हो जाए, उसको सेवा नहीं करना चाहिए। लाल सिंह जी जो इस मैदान में कूदे हैं, वो सेवा भाव से आए हैं। भाई उनका तो बहुत अच्छा पैकेज था, जितनी सुख सुविधा एक राजनीतिक आदमी के पास है वो सारी उनके पास थी। वो तो छोड़ के समाज सेवा में आए हैं। वो दलित की, पीड़ित की, वंचित की, उनका दर्द जैसे ही उनको कम्युनिकेट किया जाता है, वो संवैधानिक तरीके से हर समस्या को निदान के ऊपर ले जाते हैं। ये उनका मॉडल है। वो उनका ये कहना भी है कि हर लोग कहते हैं कि राजनीति खराब है, समाज खराब है, लेकिन वो बार बार कहते हैं कि ना तो राजनीति खराब है, ना समाज खराब है, ना लोग खराब हैं। सिर्फ जो है अच्छे लोग अच्छा काम करने में और आगे आने में कतराते हैं, इसलिए देश का सारा सिस्टम खराब हो गया है। अगर अच्छे लोग समाज सेवा में और राजनीति में आगे आएंगे तो निश्चित रूप से ही एक नए राष्ट्र का निर्माण होगा। और लाल सिंह जी जो है ये एक विकास पुरुष है, मॉडल पुरुष है, लोगों को इनका अनुसरण करना चाहिए। ये वाकई में एक एग्जाम्पलरी कैरेक्टर है, उदाहरणार्थ पुरुष है। जी सर, डीएनटी और एमबीसी आरक्षण जो इसमें क्या फ़र्क है सर? कई लोगों का मानना है कि हमें डीएनटी में क्यों धकेला जा रहा है, क्योंकि हमें तो एमबीसी आरक्षण पहले से ही ऑलरेडी मिला हुआ है। तो उसके बारे में आप सर विस्तार से समझाएं सर। एमबीसी आरक्षण जो है एक प्रकार की सांत्वना देने वाला आरक्षण था। ये लगड़ा आरक्षण है। आप इसको मोटे मोटे तौर पे आप ऐसे समझिए कि एमबीसी आरक्षण जो है 500 रुपए का नोट है। वो जयपुर में तो चलता है पर वो दिल्ली में नहीं चलता। डीएनटी आरक्षण है, ये 1000 रुपए का नोट है। ये आपका जयपुर में भी चलेगा और ये दिल्ली में भी चलेगा। एमबीसी आरक्षण के अंदर हमारे समाज को शिक्षा और नौकरी में तो आरक्षण है, पर डीएनटी के अंदर हमारे समाज को शिक्षा, नौकरी और राजनीति में आरक्षण है। डीएनटी आरक्षण जो है एक हमें पार्शियल सुविधा देता है, जो शिक्षा और नौकरी की बात करता है। शिक्षा और नौकरी रहने से पहले हमारे समाज के पास आवास होना बहुत जरूरी है। राजनीति में भागीदारी होना बहुत जरूरी है। राजनीतिक भागीदारी के बिना किसी भी प्रकार का जो आरक्षण है वो समाज हित के अंदर पूरा स्वीकार्य नहीं है। एमपीसी आरक्षण जो है कोर्ट के अंदर चैलेंज आरक्षण है। इसके अंदर हमारे लोगों को नौकरी भी दी हुई है, तो वो कंडीशनल नौकरी दी गई है कि अगर भविष्य में अगर ये आरक्षण रद्द होता है तो आपकी नौकरियां छीन ली जाएगी। जिन बच्चों को एमबीसी में नौकरियां मिली हुई है उन बच्चों को रात दिन तक चैन की नींद नहीं आ रही है। एमबीसी आरक्षण जब तक 9वीं अनुसूची के अंदर सम्मिलित नहीं किया जाता है तब तक ये शिक्षा और नौकरी के अंदर आरक्षण कंप्लीट आरक्षण नहीं है। पर हमारा जो डीएनटी का जो आरक्षण है, जिस डीएनटी वर्ग की अपन बात कर रहे हैं, ये शिक्षा के अंदर भी आरक्षण है, नौकरी में भी आरक्षण है और राजनीति में भी आरक्षण है। इसलिए ये कंप्लीट आरक्षण है। आप इसको मोटे मोटे तौर पे ये समझिए कि ये जो डीएनटी है ये रास्ता टेढ़ा मेढ़ा जरूर हो सकता है, पर ये सीधा होने के बाद में नेशनल हाईवे की तरह से जाएगा, जो सीधे इन निचले पायदान के समाज के लोगों को सीधा दिल्ली से जोड़ेगा। ये डीएनटी आरक्षण है। सर, जो डीएनटी में 32 से ज़्यादा समाज आते हैं, तो सर हमारे देश आज़ाद हुए काफ़ी साल हो गए हैं, 78 साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है देश आज़ाद हुए। तो सर ये पिछड़ी हुई जातियाँ क्यों है अभी तक, और ये जो और समाजों से पीछे क्यों है, तो इसका कारण क्या है सर? ये जो समाज थे ये आज़ादी से पहले भी निचले पायदान पे थे, मुख्य धारा से पिछड़े हुए लोग थे।
देश आजाद होने के बाद में ये लोग मुख्य धारा में नहीं आने का कारण एक था कि समाज बहुत छोटे छोटे समाज थे, इनको संगठित होना बहुत मुश्किल था, समाजों में शिक्षा की कमी थी और ये मुख्य धारा से वैसे ही कटे हुए थे, जंगलों से, और जंगल आधारित इनका जीवन था। तो जो मानव सभ्यता की और आधुनिक काल का जो विज्ञान है वो इनके नजदीक से भी नहीं गुजरा, इसलिए ये लोग मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए। आज तक कोई भी लीडर ने, कोई भी नेता ने इनकी आवाज नहीं उठाई। सरकार ने भी जो भी योजना बनाई वो सब स्थायी लोगों के लिए बनाई। ये अस्थायी लोग जो है लगभग देश में 15% हैं, ये किसी को दिखाई नहीं दिए। इसकी बदौलत है कि इनकी आज हालत बद से बदतर है। सर, जो 20 तारीख को मीटिंग रखी गई है जयपुर के अंदर, तो मीटिंग कहाँ पर रखी गई है और क्यों रखी गई है, तो उसके बारे में आप जरूर बताएं सर। 20 तारीख को 10 बजे अम्बेडकर भवन में हमने सभी 32 समाजों के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको एकदम खुला आमंत्रण दिया है कि जो भी समाज जिनके अंदर समाज चेतना रखते हैं, समाज के उत्थान के लिए जो विचार रखते हैं, वो वहां निष्पक्ष भाव से आकर के अपने अपने समाजों की पीड़ा वहां बता सकते हैं। उन्हीं के अनुरूप हम आगे की रणनीति बनाएंगे कि आगे हमें अगर वार्ता के ऊपर 5 लोगों को जाना है तो 5 लोग कौन होंगे, 11 लोगों को जाना है तो 11 लोगों की टीम क्या होगी, 25 लोगों को जाना है तो 25 की टीम क्या होगी, 50 लोगों को जाना है तो 50 लोगों की टीम क्या होगी। क्योंकि ऐन वक्त के ऊपर किसी को आगे करना, किसी को पीछे करना, ये उससे बड़ा समाजों के ऊपर भी दुष्प्रभाव पड़ता है और हमारे आंदोलन के ऊपर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस कमेटी ये बुलाई, इसके अंदर हम सबकी पीड़ा सुनेंगे और इन्हीं के अंदर से हम एक कमेटी नियुक्त करेंगे कि सरकार से किन किन लोगों को वार्ता के लिए हमें सम्मिलित करना है हमारी तरफ से। जी सर, लालजी रायका के नेतृत्व में, और आप भी काफ़ी साथ में रहते हैं, तो आप लोगों ने काफ़ी आंदोलन भी किए हैं और आपके आंदोलन शांतिपूर्वक होते हैं। फिर भी सर कई जगह आपके आंदोलनों में जो देखने को मिलता है कि काफ़ी लोगों की संख्या भी आती है और आंदोलन सफल भी होते हैं, तो कई जगह विरोध भी होते हैं, फिर भी वही उत्साह, वही ऊर्जा वापस आंदोलन करते हैं आप। तो वो उत्साह, ऊर्जा आप लोगों में कहाँ से आता है, तो उसके बारे में आप बताएं सर। देखो, जो लाल सिंह साहब का जो मोमेंट है वो एक सच्चाई का मोमेंट है, मतलब उसमें किसी प्रकार की किंतु परंतु नहीं है। आंदोलन के अंदर अनेक प्रकार के लोग होते हैं, कई बार जो लोग जो है वो नए होते हैं, वो आंदोलन की थीम को नहीं समझ पाते हैं और कई लोग उत्तेजित हो जाते हैं, कई लोग देखा देखी उत्तेजित हो जाते हैं। जैसे बालराय की जो घटना हुई ना, इसको लोग अलग अलग तरीके से जोड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जैसे हमारी टीम जो वार्ता के लिए जा रही थी, लोगों का मूवमेंट बढ़ा, मीडिया कर्मियों ने सोचा कि हम कवरेज देने, वो तेज स्पीड में चले, पुलिस वाले भी उधर ही चले। लोगों ने सोचा कि कोई न कोई रोड पे हादसा हो गया तो भीड़ उनके पीछे पड़ी, पुलिस वाले फिर उनके पीछे भागे, कुछ आगे से भागे और देखते ही देखते वो ऐसा लग गया कि एकदम रोड को जो है ब्लॉक करने जैसा और आपस में टकराव जैसी स्थिति बन गई। लेकिन नेतृत्व मजबूत था। एक कॉल के ऊपर, आप यकीन नहीं मानोगे, एक कॉल के ऊपर पूरा कंप्लीट भीड़ जो है वापिस पंडाल के अंदर आ गई और उसी स्थिति के अंदर भाषण और जो है ना आदेश जो है देने शुरू हो गए। जी सर, जो बालराय के अंदर जो महापड़ाव रखा गया था, तो वहाँ पर 2 घंटे की जो मीटिंग हुई थी उसमें डेट निकल कर के सामने आई थी 26 नवंबर 2025। तो वो जयपुर के अंदर काफ़ी बड़ी मीटिंग रखी गई है, तो उसमें आपके प्रतिनिधि मंडल भी जाएगा। तो सर, अगर उस मीटिंग 26 तारीख की मीटिंग में आपके तरफ फैसला निकल कर के नहीं आता है, तो क्या बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा? निश्चित ही फैसला जो है हमारे पक्ष में होगा, क्योंकि अगर एक ऊपर से नीचे तक नैरेट देखते हैं तो आप समझिए कि दो आयोग बैठे, दोनों आयोगों ने हमारे पक्ष में रिपोर्ट दिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का 2024 का जो अगस्त 2024 का जो फैसला है वो भी आरक्षण उपवर्गीकरण की बात करते हैं कि पिछले चुनाव से पहले मोदी जी भी अपने भाषण में कहीं कहीं कह चुके हैं कि हर वर्गों के अंदर वंचित लोग हैं, अगर लास्ट मैन तक को सुविधा पहुंचाना है तो कहीं कहीं आरक्षण के अंदर मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पूरे आंदोलन की थीम वही है जो आज बीजेपी सरकार करना चाहती है। बीजेपी सरकार समय चाहती है
कि जो है डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज है उसके अंदर भी उपवर्गीकरण करना चाहिए, एसटी कम्युनिटीज है उसके अंदर भी उपवर्गीकरण करना चाहिए, एससी में भी करना चाहिए, एमबीसी में भी करना चाहिए। आज जो सरकार बोल रही है वही हमारा आंदोलन बोल रहा है। ये थोड़ा बहुत राजनीतिक विचारधारा की प्रतिद्वंदता हो सकती है, बाकी हमारे जो आंदोलन की थीम है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की थीम की तरफ है। हम गारंटी से कहते हैं कि एक ही टेबल के ऊपर, एक ही राउंड की वार्ता के ऊपर हमारी मैक्सिमम बातें मान ली जाएंगी कि हमारा जो 10 जो मांगे हैं ये एक प्रकार से राष्ट्र निर्माण की बातें हैं। सर, जो जयपुर में मीटिंग होने जा रही है, तो अगर आपकी बात नहीं मानी जयपुर की मीटिंग में, तो फिर आप क्या करेंगे? आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? राकेश भाई, लाल सिंह साहब जो है बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। उन्होंने जितने भी जो विपरीत परिणाम हैं वो सब पहले उन्होंने आकलन करके रखा हुआ है। आप देखिए, बालराय में आंदोलन हुआ, वहां पे 6 स्टेट बैठे थे। वहां से महाराष्ट्र से धनगर समाज, एमपी से धनगर और गडरिया समाज, गुजरात से धनगर और गडरिया और डीएनटी के समाज, हरियाणा और यूपी, हरियाणा से जो है डीएनटी के समाज, दिल्ली से डीएनटी के समाज, 6 स्टेट वहां सिंबॉलिक तौर पे थे। ये संकेत था इनको कि ये अभी तो राज्य स्तर का आंदोलन है, अगला अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो यही भीड़, यही मांगे, हम इस इश्यू को राष्ट्रीय इश्यू बनाएंगे और अगला आंदोलन हमारा दिल्ली में होगा। और दिल्ली के ऊपर हमारी इतनी भीड़ आएगी कि इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। सर, आप हमारी ऑडियंस के थ्रू जनता को क्या मैसेज, लास्ट में मैसेज क्या देना चाहेंगे अपनी ओर से? मैं भारत की समस्त जनता को मैं ये कहना चाहूंगा कि हम डीएनटी भारत के लोग हैं। हमने देश को दिया है, आज तक हमने देश से वापस कुछ नहीं लिया है। हमारी भावनाओं को समझें, हमारी प्रकृति को समझें, हमारे आंदोलन को सपोर्ट करें। ज्यादा से ज्यादा सभी अपने अपने क्षेत्र के विधायक और एमपीज के ऊपर प्रेशर डालें कि ये जो डीएनटी आंदोलन है ये एक प्रकार का राष्ट्र निर्माण का आंदोलन है। इससे समस्त राष्ट्र का विकास होगा। ये लोग पिछले लास्ट पायदान पे खड़े हुए लोग हैं, इनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, इनकी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए, इन लोगों को स्थायी करना चाहिए, इन लोगों को मुख्य धारा में लाना चाहिए। मेरा समस्त भारतवासियों से निवेदन है कि हमारे इस आंदोलन में हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि सरकार हमारी बात सुने। सर, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे राकेश देवासी पॉडकास्ट में आए, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको हमारे राकेश देवासी पॉडकास्ट में आकर के कैसा लगा? थैंक यू राकेश भाई, बहुत अच्छा। आप दिनों दिन विकास करते रहे और इसी राह पे आगे चलते रहे और लोगों को जागरूक करते रहे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। साथियों, अभी तक आपने भिक्खू सिंह जी का जो ये पॉडकास्ट है इसको लाइक नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। तो आपके जो भी सवाल रह गए हो वो भी आप कमेंट में अपनी जो सवाल है वह लिख करके आप कमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे राकेश देवासी पॉडकास्ट के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे बटन है सब्सक्राइब का, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।